नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म एज़ पर आयुर्वेदा। दोस्तों, एक बार हम मोटा मोटा ये जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड है क्या, उसकी लोकेशन क्या है, कॉजेज़ क्या हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के और उसकी सिम्टम्स क्या है और उसको हम आयुर्वेद से कैसे कोरिलेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने ये वीडियो अच्छा बनाया है और आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड बेसिकली बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो बाइलोब्ड होती है और एक पतला सा कनेक्शन होता है जिसको इस्थमस कहते हैं, उसके थ्रू जुड़ी रहती है। ये ग्लैंड लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स यानी कि एडम्स एप्पल के ऊपर सिचुएटेड है और ये ग्लैंड हमारे शरीर को पूरी तरीके से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म और नॉर्मल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसको देखती है। इस ग्लैंड के ऊपर भी एक मास्टर ग्लैंड होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को देखती है। अब बात आती है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो इसके कॉजेज़ हैं जब किसी भी कारण से किसी भी खाने में पहुँचे हमारे शरीर में केमिकल्स के थ्रू अगर ये ग्लैंड इरिटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में इस ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और इन्फ्लेमेशन के रिएक्शन में ये थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा या कम करती है। इसकी दो कंडीशन होती हैं बेसिकली। थायराइड हार्मोन्स अगर एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ होते हैं तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं और अगर थायराइड हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज़ होते हैं उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब ये थायराइड हार्मोन्स हैं क्या? बेसिकली दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो है T3 और T4। T3 है ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 है थायरॉक्सिन। तो ये दोनों हार्मोन्स के लेवल जब कम हो जाते हैं और TSH यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन ये लेवल में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और इसके और भी कई कॉजेज़ होते हैं, जैसे एक कॉज है हाशिमोटो डिजीज़। हाशिमोटो डिजीज़ में एक तरीके से हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स बनने लगते हैं जो हमारे ही थायराइड ग्लैंड को जो है फाइट करने लगते हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड के खिलाफ ही वो एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं और उस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स जो हैं उनका रिलीज़ कम कर देता है। आयोडीन की कमी की वजह से भी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग पर फ़र्क पड़ता है। तीसरा जो कॉज है वो है हेरिडिटरी, यानी कि किसी को अगर पैतृक ये बीमारी चली आ रही है तो वो स्वाभाविक है कि वो उसके जो है हेरिडिटरी उसे भी मिलेगी। चौथा जो कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म की जो मेडिसिन ले रहे हैं तो इस मेडिसिन से इतना फ्लक्चुएशन होता है कि कई एक बार हाइपरथायरॉयड वाला जो पेशेंट है वो हाइपो वाले रेंज में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या होते हैं? फटीग, जल्दी से वो थक जाता है। ओबेसिटी, बहुत हेल्दी हो जाता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं। स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है। भूख नहीं लगती, काम करने का मन नहीं करता। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और हेयर फॉल फेस करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को जॉइंट्स में, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन रहता है और पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और ये ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और इसका एक सिम्टम जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को हो जाती है। सारा जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही स्लो होने लगती है। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब चल रही है। तो बढ़ते हैं आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद में आचार्य चरक या और आचार्यों ने इस बीमारी का कहीं भी इस नाम से जिक्र नहीं किया है, लेकिन
उनके द्वारा वर्णित कई बीमारियों के से हम इस बीमारी को कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में अष्टोनिंदतीय पुरुषों का जिक्र किया है। उसमें जो अति स्थौल्य और अति कृश वाला जो पोर्शन है उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। उन्होंने इसमें बताया है कि जो अति स्थौल्य यानी कि बहुत ही जो ओबेस पर्सन्स होते हैं उनके शरीर में मेद की वृद्धि होती है, वात प्रकोपित होती है, जो बराबर जठराग्नि को प्रदीप्त करे रहती है। इसलिए जो मेदस्वी पुरुष होते हैं यानी कि अति स्थौल्य पुरुष होते हैं उनको भूख अधिक लगती है और आहार लेने के बाद भी उन्हें भूख लगी रहती है। और ऐसा होने से जो मेद है यानी कि जो फैट है वो शरीर के सारे स्रोतस यानी कि चैनल्स को कवर करके उनके जो है रास्ते को अवरोध कर देता है। अवरोध करने से जो उत्तरोत्तर धातुएं हैं यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसका प्रोडक्शन रुक जाता है। और कुछ ऐसा ही हाइपोथायराइडिज्म में भी होता है। इसमें क्या होता है, कफ बढ़ जाता है। कफ बढ़ने के बाद जो हमारी उदर जत्रुगत वायु हैं यानी कि उदान वायु और समान वायु, उसको कफ आवृत कर लेता है यानी कि कवर कर लेता है। और कवर करने से के बाद ये जिस भी पोर्शन में जाके रुक जाती है वायु और वहाँ कफ आवृत कर लेता है, वहीं पे रुक के वो वहीं वृद्ध होना शुरू हो जाती है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ में ये वायु उसकी थायराइड ग्लैंड में जाके उसके ग्लैंड के साइज़ को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो हमें सबसे पहले ये कफ आवृत वात का ट्रीटमेंट करना है। हमें कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, हमें कफ वात शामक चिकित्सा करनी है। इस बीमारी में मरीज़ों को भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है और स्थौल्य भी बढ़ने लगता है। तो हमें उनको दीपन पाचन औषधियाँ देनी है। स्थौल्य है तो हमें लेखन औषधियाँ देनी है। लेकिन ये सब देने से पहले हमें उनका, क्योंकि कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमें उनको वमन ज़रूर देना है। पंचकर्म ज़रूर कराइए। ये पंचकर्म से आपकी बीमारी में काफ़ी अच्छा असर, अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। और पंचकर्म कर्माद अगर आप चिकित्सा लेते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स 100% होते हैं। और यकीन मानिए, जो अंग्रेज़ी दवा खा के आपका थायराइड फ्लक्चुएट करता है, कभी आप हाइपरथायराइडिज्म वाली रेंज में चले जाते हैं, कभी एकदम कम चला जाता है, तो उस कंडीशन को ये हमारे आयुर्वेद से, हमारे पंचकर्म से उसमें काफ़ी आराम मिलता है। ये फ्लक्चुएशन वाली जो कंडीशन है ये नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कफ आवरण किया हुआ है वात को, हमें वो हटाना है। वो वमन से जाएगा। और वात का भी नीचे जाने की बजाय ऊर्ध्वगमन हो रहा है, उसको भी हमें नॉर्मलाइज करना है। उसके लिए हमें उसको विरेचन देना है। तो एक हो गया नंबर 1 वमन, नंबर 2 हो गया विरेचन। नंबर 3, हम मरीज़ को लेखन वस्तियाँ भी दे सकते हैं, जिससे कि उसका वेट लॉस भी होगा और शरीर में जो वात जो रुकी हुई है वो वात चलायमान हो जाए। कुछ आचार्यों का मानना है कि इस रोग में रस वह स्रोतोदुष्टि होती है, मेद वह स्रोतोदुष्टि होती है और मांस वह स्रोतोदुष्टि होती है। किंतु कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि इसमें अन्न वह स्रोतस की दुष्टियों की, इसमें जो वात है वो कफ आवृत है, ग्रहणी है वो कफ आवृत है। और हमें इन सारी कंडीशंस में पहले कफ का ही ट्रीटमेंट करना है। यानी हमें उधन करना है, जो कि हमने वमन और विरेचन करा के हमने कर लिया। जो अग्नि, जठराग्नि हमारी जो धीमी पड़ गई है, उसको हमें दीपन पाचन औषधियाँ देके उनको नॉर्मल करना है। दीपन पाचन औषधियों में हमने पता है अजमोदादि चूर्ण, चित्रकादि वटी, क्रव्यादि वटी, ये सारा दीपन पाचन करती है। वातानुलोमन चिकित्सा देनी है। तो बेसिकली इसमें स्रोतोशोधन हो गया। उसके बाद हमें दीपन पाचन द्रव्य देने हैं, कफ वातहर औषधियाँ देनी हैं, अग्नि दीपन करना है और हमें मेदोहर चिकित्सा करनी है और आवरण नाशक हमें योग उसको देने हैं। ये एक तरीके से क्रोनिक डिजीज़ है, तो हमें मरीज़ को ये राय देनी है कि हर 6 महीने में अपना शोधन ज़रूर करवाए। शोधन कराने से उसको इस बीमारी से जड़ से निजात मिल जाएगी, वो
इस बीमारी से जड़ से ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जब हमने शोधन प्रक्रिया कर ली है उसके बाद हम उसको क्या कफवातर ड्रग्स दें जिससे कि वो सही रहे। तो कफवातर ड्रग्स में हम लोग उसको भल्लातक वटी, गलगंडहारी वटी हम उसको 2 महीने तक 2 BT की उसमें मात्रा में दे सकते हैं। इसके बाद विडंग चूर्ण 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी से 3 महीने तक हमें देना है। ये रसायन 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने के लिए हम उसको दे सकते हैं। स्टार्ट करना है 3 से 6 पिप्पली से और 1.5 महीने तक हमें उसको इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ ऑर्डर में लाना है। मेदोहर योग हम दे सकते हैं उसको नावक गुग्गल, त्रिफला चूर्ण और मेदोहर गुग्गल, ये सारे गुग्गल जो हैं उसको वेट लॉस करने में मदद करेंगे। और एक बहुत ही अचूक दवाई है जलकुंभी का जो पुष्प होता है यानी कि फूल जो होता है उसको अगर हम लोग उसका भस्म बना लें, भस्म बना के 3 ग्राम की मात्रा सुबह और 3 ग्राम की मात्रा शाम को इसका सेवन करने से थायराइड जड़ से ख़त्म हो जाता है। उसमें जो इम्बैलेंस आता है वो भी इसमें सही करने का ताकत होती है। और हम मरीज़ को लेखन द्रव्य, अगर उसे गॉइटर हो गया है उसको डिक्रीज़ करने के लिए लेखन द्रव्य दे सकते हैं, जैसे त्रिकटु है, जैसे नागर मोथा है, शिला सिंदूर है, त्रिफला चूर्ण है। ये सारे लेखन करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब बात करते हैं पेटेंट दवाइयों की, जैसे कांचनार गुग्गल है, वृद्धिबाधिका वटी है, ये भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का हम बात करें योग की तो काकला रक्षक योग आता है जो कि बेसिकली धुतपापेश्वर कंपनी का आता है। इसकी भी आप 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाइए, अच्छा आराम आता है। और इसके बाद हम बात करेंगे थायरो ओवर की। थायरो ओवर राजस्थान औषधालय की एक टैबलेट है जो भी इसमें वो भी फ़ायदेमंद सिद्ध है। तो दोस्तों अब हम बात कर डाइट है। बेसिकली जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको गोभी वाली फैमिली की कोई भी चीज़ सेवन नहीं करना है, जैसे बंद गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, आपका फूल गोभी, ये सब चीज़ें, मूली के पत्ते, ये सब खाने से उनको परहेज़ करना है। अब उन्हें खाना क्या है, उनको एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तन में या नॉन स्टिक बर्तन के बने हुए पैन्स में खाना नहीं खाना है। और उनको फास्ट फूड का भी सेवन नहीं करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि उनको क्या खाना है कि उनका थायराइड कंट्रोल में रहे। उनको फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज वो खा सकते हैं। जो कद्दू के बीज होते हैं वो भी थायराइड के लेवल्स को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद होते हैं। एप्पल सिडर विनेगर को डेली 10 ml की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट लीजिए, आपको काफ़ी आराम आएगा। अपनी डाइट में यानी कि अपने जो खाना है आपका उसको आप ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। ऑलिव ऑयल अच्छा गॉइटर को कंट्रोल करने में, अच्छा थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने में उसका अच्छा रोल है। एवोकाडो को भी अपने लाइफ का जो है पार्ट बनाइए, वो भी बहुत ही अच्छा जो है फ्रूट है जिससे थायराइड की जो मेल फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे तो आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि एक्सरसाइज को कोई भी टाइम नहीं देता है, बट हमारे लिए एक्सरसाइज प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रिस्क वॉक करनी है हाफ आवर की डेली, से हम एनर्जेटिक फील करेंगे और हमें थकान धीरे धीरे जाती रहेगी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, तो इसमें सिंहासन और उज्जाई प्राणायाम बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए हम सर्वांग आसन भी कर सकते हैं, हलासन भी कर सकते हैं और उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। हम नौकासन, भुजंगासन, ये सारे आसन अगर हम लोग रेगुलरली करते हैं तो थायराइड की लेवल्स को कंट्रोल करने में ये बहुत बड़ा योगदान करेंगे और आपकी धीरे धीरे मेडिसिन्स भी छूट सकती हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली लाइफ स्टाइल पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हम अपना लाइफ स्टाइल कैसा रखें कि हमें ये बीमारी ना लगे। और आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर डालिएगा। और इसमें से कोई ऐसी जानकारी जो आपके काम आई हो तो ये जान के मुझे बहुत ही खुशी होगी।
आपने इतना अमूल्य समय दिया मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।